हेलो फ्रेंड्स, राइवली स्टडी टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग जीन पियाजे को पढ़ रहे थे। जीन पियाजे में मैंने एक जो उनके 4 भागों में अध्ययन को बांटा था, उसमें से एक भाग संवेदी गामक अवस्था हम लोग पढ़ चुके थे। उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सब हम आप सबको बता चुके थे। आज हम लोग उनकी दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसको अध्ययन करेंगे। बात करें पहला क्या है, यानी पहली अवस्था इनकी थी क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं संवेदी गामक अवस्था। और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, जो इसमें इन्होंने एज बताए थे, लिमिट बताई थी, वो क्या बताया, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बताया था। यानी जो बच्चा होगा वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था। और एक बात करें, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जीन पियाजे महोदय ने। कौन से, इसको हम बात करें 2 भागों में बांटा। पहले इसको बात करें पूर्व प्रत्यात्मक काल, इसको पहला बताया पूर्व प्रत्यात्मक काल, और दूसरे वाले भाग को बताया क्या, अंत प्रज्ञ काल। अंत प्रज्ञ काल, ठीक है। और इसको में बात करें, इसमें जो बालक आएगा वो 2 से 4 वर्ष तक आएगा, और 4 से 7 वर्ष तक का इसमें आएगा। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांट दिया। पहली पूर्व प्रत्यात्मक काल, दूसरा अंतःप्रज्ञ काल, और इसको 2 से 4 वर्ष बांटा, और अंतःप्रज्ञ काल को 4 से 7 वर्ष में बांटा। अगर हम बात करें पूर्व प्रत्यात्मक काल में, इसमें क्या होता है, क्या इसमें जो बच्चा सीखता है संकेत और चिन्हों से सीखना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रत्यात्मक काल में, पूर्व प्रत्यात्मक काल में बालक संकेत, चिन्ह, ठीक है, आदि से सीखने लगता है। आदि से सीखने लगता है, ठीक है। और हम बात करें, और इसमें क्या होता है, जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो इशारा करता है ना, ये काऊ है, ये बुल है, ये फॉक्स है, ये एलिफेंट है। हम सब भी टीएलएम के थ्रू या किसी और के थ्रू ऐसे पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चा ए बी सी डी इसी तरह क्या संकेत करके बताते हैं ना बच्चे, देखो ए का निशान ऐसे बना है, बी ऐसे बना हुआ है, सी ऐसे बना हुआ है, का ऐसे है, खा ऐसे है, गा ऐसे। तो हम लोग उसको क्या संकेत के माध्यम से उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें क्या है, और उसमें सजीववाद और निर्जीववाद का विकास हो जाता है। बच्चा जानने लगता है किसमें जान है, किसमें जान नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर दूसरे पॉइंट की, बच्चे में सजीववाद का विकास हो जाता है, बच्चा सजीववाद का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से सीख, मतलब क्या, जैसे गाय है, भैंस है, वो अपने आसपास देखता है ना, कुत्ता है, डॉग, ये सब अपने आसपास सीख देख रहा ना, तो देख रहा है क्या, ये सब सजीववाद के अंदर है। अगर कुछ लोगों के घरों में पालतू खरगोश है, चूहे हैं, तो उनको सबको देखता है क्या, तो इसलिए उसको सजीव और निर्जीव में अंतर पता लग जाता है। हम सब बच्चों को खेलने के लिए खिलौना देते हैं, है ना, जब खिलौना देते हैं तो वो समझ जाता है ये निर्जीव है, उसको बार बार पटकता है, बार बार करता है। वहीं अगर खरगोश है, कुत्ता है, उसको पटकेगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो जानता है कि इसमें जान है और इसमें जान नहीं है। ये किसमें बात कही गई, इसमें पूर्व संक्रियात्मक काल में कही गई। और इसमें अलावा क्या करें, इसमें एक अहम भाव विकसित हो जाता है। कैसा भाव, अहम का भाव। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट में, बच्चे के अंदर अहम की भावना
अहम की भावना विकसित हो जाती है। यानी बच्चा अपनी वस्तु पहचानने लगता है। कैसे? उससे संबंधित खिलौने हैं, उसके कपड़े हैं, उसकी टोपी है, क्या है, अगर हम किसी बच्चे को देना शुरू कर देते हैं तो खींचना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कहां शुरू कर देता है? शुरू कर देता है। और एक बात कल बताई थी, जैसे कोई दो छोटा बच्चा है और उससे थोड़ा एक बड़ा बच्चा है, वो उसकी मम्मी के पास आकर कहता है कि नहीं ये तुम्हारी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी है ना, बार बार कहता है कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं मेरी मम्मी। तो जो छोटा बच्चा उसके अंदर अहम आ गया ना, अहम विकसित हो गया कि ये मेरा है, ये मेरी सामान है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी कार, ये अहम की भावना तो विकसित हो रही थी ना बच्चों में। तो बच्चा क्या करेगा? तुम्हारी तरफ झपटेगा या लड़ाई करेगा, झगड़ेगा, चिल्लाएगा, नहीं तुम्हारी नहीं मेरी है, इस तरह की बातें करेगा। कहने का मतलब बच्चा है वो अपनी वस्तुओं को अच्छे से पहचानने लगता है और जानने लगता है, इसलिए उस बच्चे के अंदर अहम की भावना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। और क्या करें? केंद्रीकरण विकसित हो जाता है। क्या? अगर अगला बात करें, यहां पर थोड़ा सा इरेज करेंगे, बच्चों के अंदर केंद्रीकरण की भावना विकसित हो जाती है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है अभी बताता हूं। बच्चों के अंदर केंद्रीकरण की भावना विकसित हो जाती है। कहने का मतलब बच्चा क्या है, जो बच्चा है वो उसके सामने से आप कुछ सामान रखते हैं या कुछ करते हैं, जैसे आपने सीधा सीधा बताया ABCD EFGH, उसको साधारण बता दिया A to Z, सीरियल वाइज बच्चा लगाना सीखा। अब आप क्या करते हैं, उन फ्लैश कार्डों को गड़बड़ देते हैं या उनको बिगाड़ देते हैं और कहते हैं बच्चों से सीरियल से लगाओ। तो बच्चा समझदार हो जाता है, फिर क्या करता है? सीरियल से लगा देता है। क्या फिर कहते हैं उनको उलट के लगाओ। उलट के मतलब क्या? उल्टे तरीके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गिनतियां हैं, टेबल है 1 2 3 है, क्या कहते हैं पहले सीधा लिखो, फिर कहते हैं 100 से उल्टा लिखो। यही है विपरीत, मतलब क्या बच्चा दोनों साइड से लिखने में सक्षम है। पहला सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर हमने कहा बच्चा नहीं इसको 100 से लिख के दिखाओ, तो उसने क्या 100 99 98 97 96 95 94 इस तरह उल्टा करके लिखना है। यानी बच्चा दोनों तरफ से सक्षम है, इसीलिए उसको विकेंद्रित कहा जाता है। ये बातें किसमें बताई? पूर्व प्रत्यात्मक काल की बातें बताई। अगर हम बात करें अंतःप्रज्ञ काल में, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चों के अंदर पलटावी गुण विकसित हो जाता है। बच्चों के अंदर पलटावी गुण विकसित हो जाता है। बच्चों के अंदर पलटावी गुण विकसित हो जाता है। और क्या बात करें, पलटावी गुण होता क्या है, जैसे क्या इसमें उम्र क्या बताएगी? 4 से 7 वर्ष। बच्चा 5 साल का 6 साल का है, आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे से जा रहा है, ऐसे सिर पे मार दिया, तो हो सकता है बच्चा अभी आपको पलट के मार दे, या कुछ आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके हमजोली है, तो वो पलट के जवाब देगा। आपने कुछ उसको कहा ऐसा वैसा, तो बच्चा क्या करेगा? पलट के जवाब देगा, यानी पलट के आपको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा ही देगा। यानी जब बच्चा हमको अपनी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके बदले में कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, वो पलटावी गुण कहलाता है। वो इस उम्र में हर बच्चे के अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और अगर बात करें इसके अंदर, बच्चा जैसे अपने पिताजी के साथ जाता है पैसा लेने, है ना, और एक बात करें, जैसे बच्चा कहाँ ATM जाता है अपने पिता के साथ, ठीक है, और उसे लगता है कि ये मशीन पैसे दे रही, उसके अंदर मशीनीकरण का विकास हो जाता है, उसे नहीं पता होता ATM के अंदर पैसा कैसे आ रहा। एक और बात करें, जैसे इस उम्र में बच्चा जैसा देखता है वैसा मान लेता है, ठीक है, उसके अंदर हम मान लेंगे, जैसे हमने क्या बताया, बच्चा जैसे देखता है वैसे मान लेता है। यानी उसका कहने मतलब गाय को दूध देते हुए देखा तो उसे पता लगा गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माता पिता के साथ ATM गया बच्चा और माताजी और या पिताजी ATM से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसे लगता है कि इस मशीन में ही पैसे छपते हैं और यही मशीन हम सबको पैसा देती है, जिससे हम खेल खिलौने खाना पीना जो भी है खरीदते हैं। बच्चे के अंदर यानी स्थायित्व की भावना, यानी पूरी तरह से हम बात करें जैसा देखता है वैसा वो बच्चा मानने लगता है। वो किसमें देखता है? अंतःप्रज्ञ काल। यानी हम कह सकते हैं बच्चा जैसा देखता है वैसा मानने लगता है, जैसे को तैसा।
बच्चे जैसा देखते हैं वैसा मानने लगते हैं। ठीक है, ये किस्म था, ये पूर्ण सक्रियता की अवस्था में जीन प्याजे महोदय ने बताई। यहां पर हमारी दो अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। अब तीसरी अवस्था कौन सी थी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उसको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञातक, इसमें क्या होता है? इसमें बालक मूर्त मतलब स्थायित्व, जो सामने हमें दिखाई दे वो सभी चीजें मूर्त है। जैसे मैं आप सबको दिखा दे रहा हूं, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ठीक है, घड़ी दिखाई दे रही है, ये सब क्या मूर्त है ना। यानी जो हमें सीधा सीधा हमारी नजरों से दिखाई दे वो मूर्त कहलाता है। कहने के बाद है जो चीजें किसी बालक को जो स्वच्छ आंखों से यानी साफ आंखों से जो चीजें दिखाई दे वो सभी मूर्त है, और जो ना दिखाई दे वो अमूर्त है। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक में कहते हैं, इसमें क्या होता है? बालक मूर्त अवस्थाओं के प्रति चिंता करने लगता है, यानी वो सोचने लगता है कि कोई चीज ऐसी है तो क्यों। अगर यहां पर हम बात करें, यहां पर हम लिख सकते हैं बालक मूर्त अवस्थाओं के प्रति, मूर्त वस्तुओं के प्रति, मूर्त वस्तुओं के प्रति सोचने लगता है। ठीक है, और क्या करेगा इस अवस्था में बालक? इसके अलावा चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। जब बच्चा जो चिंतन करता है, चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। ये ऐसा नहीं है बच्चा पहले क्या है, पहले इसके ऊट पटांग हरकतें, जो भी देखा जो भी सुना मान लिया, लेकिन नहीं, अब यहां चिंतन विकसित हो गया। बच्चा सोचेगा अगर कोई चीज ऐसी है तो क्यों, है ना। और इसी उम्र में बच्चा ऊट पटांग के सवाल पूछना शुरू करते हैं, जैसे मिर्च कड़वी क्यों है, ठीक है, ये चींटी रेंग क्यों रही है, सांप इस तरह क्यों चलते हैं, ठीक है, हम सब गाड़ी ऐसे स्टार्ट क्यों करते हैं, मोटर कैसे स्टार्ट होगी, टीवी में करंट कहां से आता है चलती है। इस तरह की बातें, यानी चिंतन करना, तर्क करना, क्रमबद्धता, पूरी तरह से वो सोचने लगता है, विचारने लगता है, एक तरह का। और इसके अलावा हम बात करें, बालक को इसमें पूर्ण संख्याओं का बोध हो जाता है। बालक को पूर्ण संख्याओं का बोध हो जाता है। बालक को पूर्ण संख्याओं का बोध हो जाता है। ठीक, इसमें बच्चा सभी प्रकार के जो संख्याएं हैं, इनटू है, मल्टीपल है, सब्ट्रैक्शन है, या जो सीरीज आती हैं या सिंप्लीफिकेशन संबंधी जो होती है, वो सब बच्चा इसी में सीख जाता है। ठीक है, और इसमें हम बात करें दिन, तारीख, महीना, अगर हम बात करें अगला, बच्चा इसमें पूरी तरह से दिन, तारीख, महीना, साल आदि सभी को याद रखता है। आज सभी को पूरी तरह से क्या करता है। इसके अलावा लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि तत्व, यानी वो लंबाई कौन ज्यादा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कैसे क्या होगा, यानी उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, वजन तथा तत्व के संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान आ जाता है। ठीक है, ये हमारे थे क्या, मूल संग्रहणात्मक अवस्थाओं की विशेषता है, या इसमें बालक क्या क्या सीखता है ये समझ लेता है। अगला आखिरी और रह जाता है क्या, अमूर्त या औपचारिक। यहां पर हम देखते हैं आखिरी अवस्था, औपचारिक।
इसको अमूर्त भी कहते हैं, अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही ना उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, जिसके बारे में कल्पना करना, सोचना, समझना, अगर अपने टारगेट डिसाइड करना, कैसे हमें बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर और संबंधित जो बातें वो पूरी तरह से सोचने समझने लगता है। अगर हम बात करें, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है, मूर्त में जो दिखाई दे रहा है, अमूर्त में कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही। जैसे कोयले से भट्टी जल रही है, कोयले से अंगीठी जल रही है, तो सोचता है, दिमाग लगाता है तो कोयला चल रहा, लेकिन कभी कभी वो सोचने लगता है कि कोयला आया कहां से या कोयले का जन्म कैसे हुआ। ये तो अमूर्त चिंतन है ना, बच्चा तो देख नहीं रहा, कोयले की खदान यहाँ है नहीं, या जो चारकोल बन रहा है या कोल बन रहा है वो तो देख नहीं पा रहा बच्चा, तो दिमाग लगाएगा ना ये कोयला बन कैसे रहा, कैसे इसका विकास हो रहा, ये अमूर्त चिंतन। उसके अलावा हम सबके यहाँ करंट आ रहा, बिजली आ रहा, पंखा चल रहा, तो एक चीज देख रहा क्या, बल्ब जल रहा है या पंखा घूम रहा, लेकिन वो किसकी वजह से घूम रहा है, वो करंट कहां से आया, कैसे वहां तक तार पहुंचा, ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही ना, तो क्या वो सोचने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई। ठीक है, हमें ऐसा आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, अब इस समय जी जान लगा दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहने का मतलब बच्चा ये है, आखिरी समय चल रहा है, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो तो अब जी जान लगा दें, नया कुछ भी ना पढ़ें, पुराना पढ़ें और आप सब मेहनत करते रहें। कहने का मतलब ये, और कुछ नहीं। अगर हम बात करें और आगे अमूर्त चिंतन में, इसमें क्या लगभग सभी प्रकार के संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। अगर हम बात करें अगले पॉइंट में, लगभग सभी प्रकार के संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। ठीक है, संप्रत्यय का मतलब क्या है, उसमें लगभग, क्योंकि ये किशोरावस्था की उम्र होती है लगभग, इसमें सभी प्रकार के हार्मोन्स को रिसीव हो रहे हैं और धीरे धीरे वो अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट हो रहे होते हैं और नया कुछ सीख रहे होते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ विकास हो रहा होता है और वो सीख रहे होते हैं अपने वातावरण से, समाज से और घर परिवार से। इसलिए ये इसमें सभी प्रकार संप्रत्यय। और बात करें, इसमें भाषा और संप्रेषण संबंधित शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी जो बच्चा पूरी तरह से भाषा सीखता है और कम्युनिकेशन सीखता है, भाषा और संप्रेषण, भाषा, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इसको कहेंगे, भाषा और संप्रेषण का पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। ये थी जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण हो सकता था बातें वो बताया, और जीन पियाजे को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, यहां से आप सबको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बात और, आपको सबको लगता होगा कि सभी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा, सोच सोच के इन सब बातों पे अपना दिमाग खर्च मत करिए। आप सिर्फ मेहनत करिए, परिणाम छोड़ दीजिए। आप जब मेहनत करेंगे तब आपको परिणाम बनेगा। अगर हम बात करें, राम एक दिन में महान या भगवान नहीं बने, राम ने भी संघर्ष सहा। उसका अलग कारण था कि दशरथ को श्राप मिला था, ये कुछ और कारण थे, लेकिन राम ने 14 वर्ष वनवास काटा। कहने का मतलब ये है, कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा था, ये तो आप लोगों को सभी पता होगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं कैकेयी की ही महानता थी, जिसकी वजह से केवल राम भगवान बन पाए। अगर वो केवल अपने महल में रहकर रह जाते और राजा बनकर रह जाते, शायद वो भी एक साधारण राजा ही बनकर रह जाते, भगवान कभी ना बन पाते। उस 14 वर्षों का जो संघर्ष राम ने सहा, इस समय हम सबका भी संघर्ष ही चल रहा है। कहने का मतलब ये, हम सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, दुनिया से कटे हुए एक तरह से हैं, अपने आप को एकांतवास में करे हुए हैं, तो ये सब हम लोग के लिए भी संघर्ष ही है। उसी प्रकार राम ने जो 14 प्रकार का वनवास काटा, वहां प्रकार के जो एडवांटेज आए, एडवांटेज का मतलब क्या, रावण ने सीता का हरण किया,
खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, पानी के लिए नहीं था, जंगल में चलना पड़ रहा था, सोने के लिए वो गद्दे और वो रजाइयां नहीं थी जो शायद महल में उपस्थित थी। इस प्रकार उन्होंने भी संघर्ष किया, वहां भी एडवांटेज थी। और हम सबके भी लाइफ में एडवांटेज बहुत है। जब हम सब मेहनत करते हैं तो पड़ोसी ताने देते हैं, रिश्तेदार ताने देते हैं, उन सबसे हटना है। हमें सिर्फ एक फोकस करना है, क्या? अपना लक्ष्य कैसे भी करके डिसाइड करना है। जब सफल हो जाओगे, यही रिश्तेदार, यही समाज तुम्हारे पीछे घूमेगा। समझे बच्चा? इसलिए सिर्फ एक टारगेट बनाओ, क्या? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसी भी कंडीशन में हमें पहले सीटेड क्रैक करना है, फिर उसके आगे की रणनीतियां बनाना। आप सबको आशा है वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।